चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये दो न्यूमेरिकल दिए थे, इसमें से ये वाला मैं आपको करवा रहा हूँ फिलहाल। ये वाला आपको अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी के बचे हुए दो न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। सो जी, क्वेश्चन हमारे पास है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, दैट इज 4.55 इंटू 10 पावर -25 जूल. So this is our kinetic energy given. We need to find out, and this is for a moving electron. इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है? 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg. This will be the mass of electron, and we need to find out lambda. लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? h अपॉन रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 पावर -34 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपको। ये तीनों की तीनों वैल्यू पुट करनी है, यू विल फाइंड आउट द लैम्डा। तो जल्दी से देखते हैं, सॉल्यूशन आपके पास आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 9.11 इंटू 10 पावर -31 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है ये सब अंडर रूट के अंदर 4.55 इंटू 10 पावर -25। अब जरा ये जो माइनस की जो पावर है वाला हिसाब किताब है ना, इनको सॉल्व करना वाकई में एक दुख दर्द वाला काम है। अब हम करते क्या है, पहले इन सब पावर्स को एक साथ लेके चले जाते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 2 इंटू 9.11 इंटू 4.55, ये एक अंडर रूट ले आया, मल्टीप्लाई बाई दूसरे अंडर रूट में ले लेता हूँ 10 पावर -31 इंटू 10 पावर -25। अब 31 प्लस 25 करोगे तो 56 आ गया, तो मेरे पास ये बन गया 6.626 इंटू 10 पावर -34। अब ये देखो जरा, इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 9.11 इंटू 4.55, 2 इंटू 4.55 विल बी इक्वल टू अराउंड 9.11। 9.11 इंटू 9.11, उसका क्या कर दे रहा हूँ, 9.1 का स्केयर। 9.1 का स्केयर को अंडर रूट करोगे, अंडर रूट से स्केयर कट गया, तो आपके पास कुल मिला के 9.11 ही बच गया। और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 10 पावर -56। नाउ ब्रैकेट में नहीं, मतलब अंडर रूट में आया 10 पावर -6। अंडर रूट का मतलब होता है डिवाइड बाई 2 कर दूंगा इसको, तो इसकी आ जाएगी 6.626 इंटू 10 पावर -34 डिवाइड बाई 9.11 इंटू 10 पावर 56 का आधा कितना होता है? जल्दी बताओ, 56 का आधा 28 होगा ना, करीब करीब। -28 आ गया, -28 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, इंटू 10 पावर +28, तो यहाँ पे +28 कर दो, ये हट गया, तो यानी 6.62, ये आपके पास आ जाएगा 7.25 इंटू 10 पावर 2 और 4, 6 आया। नहीं, 28 है ना ये, 28 में 2 और 4 6, 10 पावर -6 के आसपास आपके पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर हो गई बात? ये किसी को डाउट इसके अंदर? ठीक है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके जी, चलिए। अब इसके अलावा कल हमने एक टाइप का न्यूमेरिकल जो था हम लोगों ने नहीं करा, दो टाइप के न्यूमेरिकल बल्कि मैं बताता हूँ जो हम लोगों ने नहीं करे। एक इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्टली फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली फॉर जेई और नीट। कंपेयर wavelength of CO2 and SO2। कंपेयर wavelength of CO2 and SO2, या कंपेयर wavelength made by CO2 and SO2। कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की जो वेवलेंथ बनेगी, we need to compare that particular wavelength। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, lambda CO2 is equal to H अपॉन M into V, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंपेयर वेवलेंथ ऑफ CO2 एंड SO2 मूविंग विथ, पूरा क्वेश्चन है मूविंग विथ सेम वेलोसिटी।
दोनों की वेलोसिटी एक ही है इनके पार्टिकल की, इनकी लैम्डा को कंपेयर करना है। और यहाँ लिख लेता हूं मैं SO2, ये हो जाएगा H/mv, पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा CO2 डिवाइड बाई लैम्डा SO2 will be equal to H/mv divided by H/mv। दिस इज SO21, इसको हम ब्रैकेट में SO2 कर देता हूँ और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरे पास, CO2। इसको सॉल्व करूंगा तो H/mv for CO2 मल्टीप्लाई बाई m इंटू v, SO2 डिवाइड बाई h, ये आपके पास बना। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो जाएगा बिकॉज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। तो बचा क्या है आपके पास यहाँ पे, यानी लैम्डा CO2 अपॉन लैम्डा SO2 विल बी इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइड, सॉरी मास ऑफ SO2 डिवाइड बाई मास ऑफ CO2, ये आपके पास बच गया। अब यहाँ पे हमें मास गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज 64, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। ठीक है, दोनों को कट करोगे तो आंसर देगा 1.45। तो इसका मतलब लैम्डा CO2 इज इक्वल टू 1.45 इंटू लैम्डा SO2। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, उसके लिए ये वाला बात याद रखना। यहाँ पे m हमने मास लेने की बजाय हमने मॉलिक्यूलर मास लेके उसको कंपैरिजन कर दिया है। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे ही सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आता है आपके पास, कंपेयर वेवलेंथ ऑफ O2 and O3, O2 and O3 moving with same velocity। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर सकते हो, कंपेयर लैम्डा ऑफ O2 एंड O3 मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है आप, यहाँ पे O2 और O3 आ रहेगा। O2 का आपके पास होगा 16 दूनी 32, 32, 32 डिवाइड बाई 48, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी, एक तो ये न्यूमेरिकल हुआ। अब एक न्यूमेरिकल और इसके अंदर आता है थोड़ा गंदा सा, गंदा सा क्या मतलब, है तो आसान बढ़िया न्यूमेरिकल, बट थोड़ा सा उसके अंदर आपको जो है ध्यान रखने वाली बात आती है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन आता है आपके पास, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब ये पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो छोड़ने वाली जो गन होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ये बंदूक की बात नहीं कर रहे, माइक्रोस्कोप प्रोग्राम में या कहीं पे इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाने वाला एक्सेलरेटर होता है। तो उस एक्सेलरेटर से हमने जो है उस मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर देता है। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए इसको, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी प्रोवाइड करता है। Now 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है क्या चीज, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दिस पार्टिकल एक्सेलरेटर टू द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। इसमें हर एक चीज केजी में ही लेनी है, इस बात को याद रखना है, इस पूरी यूनिट के अंदर हमेशा मास केजी में आपको कैलकुलेट करना है। अब मेन दिक्कत आती है, और अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन
√2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो h है हमारे पास, ये जूल सेकंड में होता है, इसकी यूनिट याद रखना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और एनर्जी मेरे को दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट इनटू जूल। सो काइनेटिक एनर्जी इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करता हूँ तो इट विल 10 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now 10⁻7 electron volt, if I multiply it by 1.609 into 10⁻⁻19, then ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, इतने जूल। तो यानी ये कितना हुआ 6.609 into 10⁻⁻19 plus 7, तो यानी 6.609 into 10⁻⁻12 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपके पास में क्या है, ये फॉर्मूला है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.609 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर लैम्डा का आ जाएगा, दैट इज मीटर। ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ लेना। समझ में आ गई बात? यहाँ पे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 किलो वोल्ट हो सकता है, किलो वोल्ट होगा 10⁻³ आ जाएगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके पास चीज हो सकती है। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? फटाफट इसको नोट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये वाला जल्दी से नोट करो, ये वाला फॉर्मूला और क्वेश्चन, इसको चेंज करने का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से नोट कीजिए। फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे से हैं, सारे के सारे फॉर्मूले फटाफट आप लोग एक पेज पे लिख लीजिए इन फॉर्मूलों को, तो ही आप फायदे में रहेंगे। नहीं तो ये चैप्टर अभी तो समझ में आ रहा है, फिर समझ भी नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है बाद में। तो हर एक चीज का अपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। आपको मैंने व्हाट्सएप पे नोट्स दे दिए हैं, ठीक है? उन नोट्स के थ्रू आप लोग उसमें बिल्कुल टू दी पॉइंट न्यूमेरिकल, फॉर पहले फॉर्मेट डिस्कस किया गया है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल में बिल्कुल टू दी पॉइंट दिया गया है। बहुत छोटे से और बढ़िया नोट्स बना रखे हैं, और मोस्ट ऑफ योर एनसीईआरटी पार्ट इज कवर इन दैट नोट। वो नोट्स आपके लिए सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है? बाकी जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसमें दोनों चीजें आपके पास मिक्स होंगी। और केमिस्ट्री में इतना कर लो बहुत है। बड़े बुजुर्ग सारे जितने भी टीचर्स हैं, बड़े बड़े सब टीचर्स का यही कहना है, केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, आपके जेईई और नीट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब किसी से भी बढ़िया से बढ़िया टीचर है हमारे पानीपत वगैरह में भी, किसी से भी कहीं बाहर भी जैसे आप लोग पढ़ते हो, किसी से भी पूछ सकते हो इस बात को। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लो बेशक इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट, और घर में ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, दिस इज एज अ होमवर्क। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे आया, किसने दिया, ये तो हमें हेजनबर्ग ने पता लगेगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा था, अब जैसे आप देख सकते हो फोटो के अंदर भी, अब इलेक्ट्रॉन बेचारे को ये नहीं पता, वो कहता है कि भाई मेरा मोमेंटम क्या है या मेरी पोजीशन क्या है, उसको नहीं पता। अब फिर थोड़ी देर बाद सोचता है, उससे तो भाई को यही नहीं पता कि वो वेव है या वो पार्टिकल नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ में आप कह सकते हो, या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में काफी सारी चीजें ना बड़ी फिक्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे बिहेव करती है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे बिहेव करेंगे, कुछ कहते हैं वेव पार्टिकल, कुछ कहते हैं नहीं इसका वेव नेचर है, कोई कहता है पार्टिकल नेचर। फिर डी ब्रॉग लिया है, कहता है भाई साहब इनकी दोनों ही चीजें हो गई। तो ये काफी सारी चीजें ना इनकी गड़बड़ चलती रही। जस्टिस फॉर एटम, यस, भानु ने हैशटैग जस्टिस फॉर एटम चलाया इसके अंदर, तो हैशटैग जस्टिस फॉर एटम हमें सो कॉल्ड वो इस बेचारे एटम को नहीं मिल पाया। तो इसी चीज में एक और आए थे हेजनबर्ग साइंटिस्ट। अगर आप लोगों ने वेब सीरीज देखी हो, एक याद हो वेब सीरीज थी एक अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसमें वेब सीरीज में जो मेन कैरेक्टर था उसका एक दूसरा नाम था हेजनबर्ग। वो आप ध्यान से देखना, वेब सीरीज बड़ी अच्छी वेब सीरीज है वो।
देख सकते हो आप लोग। वेब सीरीज का नाम मैं इस टाइम भूल रहा हूँ, ब्रेकिंग बैड, हाँ ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज है, आप उसको देखना है, एक अच्छी वेब सीरीज है वो। ठीक है, बाकी उसके अंदर के काम नहीं, बस एक स्टोरी लाइन अगर देखे। चलो तो हम बात करते हैं हेजनबर्ग की। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए, हेजनबर्ग तो साइंटिस्ट का नाम हो ही गया। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि दैट थिंग इज नॉट सर्टेन, हमें पता नहीं है ये चीज होगी या नहीं होगी। सर्टेनिटी नहीं है, हमें यही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, कि ऐसा होगा अभी यहाँ है नहीं है। कल को मैं कहता हूँ भानु 4 बजे आ जाइए, भानु मेरे को बोलता है नहीं सर मैं 4:10 पे आऊंगा, पता लगा भानु आ गया 3:55 पे, तो अनसर्टेन है भानु का आना। अब अक्षत है, अक्षत को बोला 4 बजे आना है, तो अक्षत 4 बजे आ गया सर्टेन, तो ये सर्टेनिटी हो गई। बट भानु के साथ है अनसर्टेनिटी। ईशा के साथ और तगड़ी अनसर्टेनिटी है। ईशा को बोला बेटा 4 बजे आना, तो ईशा 3:30 बजे आके बैठ गई। अगले दिन पता लगा ईशा 4:30 तक नहीं आई क्लास के अंदर। तो ये अनसर्टेनिटीज होती रहती है। तो सेम ऐसे ही इसी अनसर्टेनिटी के बारे में बताया था हेजनबर्ग अंकल ने। इन्होंने क्या बताया, चलो अभी देखते हैं हेजनबर्ग ने क्या बताया। हेजनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दी, इट इज इम्पॉसिबल इन द केस ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल to calculate both their position and momentum simultaneously with absolute accuracy. अब देखो मैं लिखता हूं क्या कहता है। इट इज, इसको आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इम्पॉसिबल इन केस ऑफ, इट इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक particle to calculate both position and मोमेंटम। मोमेंटम की जगह पे यहाँ पे आप वेलोसिटी भी कर सकते हो, मोमेंटम, बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन एट सेम टाइम विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। बिल्कुल एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से हम, ये क्या नाम है, हेजनबर्ग कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि वो मेरा पार्टिकल हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो, वो प्रोटॉन हो, वो आपका क्वार्क हो, चार क्वार्क चार्म हो, दुनिया भर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उनके बारे में हमें दोनों की दोनों चीजें एक साथ में नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाड़ी जा रही है, तो एक गद्दी सी गाड़ी बना देता हूं मैं आपके पास, ये मान लो गाड़ी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। आपने यहाँ पे स्पीड गन लगा दी, इस स्पीड गन से आपने मेजर कर लिया कि भाई इस जगह पे इसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको पता लग गया। आगे जाके पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वालों ने तुरंत हाथ दिया आपको, भाई साहब आ जाओ, स्पीड आपकी 80 की है, आप चला रहे हो 90, चलान भर दो, काम खत्म। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कार है, बस ट्रक है, इन सब का हम लोग, यू कैन कैलकुलेट देयर पोजीशन एज वेल एज देयर position as well as their momentum, or you can say simply velocity simultaneously, हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। पर इलेक्ट्रॉन के केस में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाता वो देखिए। अच्छा एक बार बताओ, किसी चीज को मान लो मैं देख रहा हूँ, जब मुझे वो दिख रही है, वो किस वजह से दिखती है? कोई आइडिया तुम्हें? किसी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी, अब जैसे मान लो मेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती हुई दिखी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे से लाइट आई और इस लाइट ने रिफ्लेक्ट हुआ और मेरी आंखों में पड़ गई, तो मुझे क्या हुआ, वो कार दिख गई। तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को देखना है, तो इलेक्ट्रॉन से लाइट को रिफ्लेक्शन होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोप की लाइट आई, इलेक्ट्रॉन पे पड़ी और इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, उसको रिफ्लेक्ट करा।
जब तक वो मेरी आंखों में पहुंचेगी तभी मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। पर एक बात बताओ, अब ये है लाइट, लाइट के पास कौन सी एनर्जी होती है? इज इक्वल टू एच न्यू। भाई लाइट के पास तो फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन पड़ा, फोटोन आया, इंसिडेंट लाइट आई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट हो जाएगा। ये एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। तो मुझे कहाँ से पता लगेगा कि ये इस लेवल पे है उस लेवल पे है? जब तक वो रिफ्लेक्ट होगी, जैसे ही उस पर लाइट पड़ी वो तो रिफ्लेक्ट हो गया, वो मेरे पास तक आती तब तक इलेक्ट्रॉन कहीं और है। तो मेरे को नहीं पता ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो टू सी अ इलेक्ट्रॉन we need to strike this electron with light which reflect back to our eyes, but as it strikes, जैसे ही वो strike होती है, electron loses its position और velocity, electron की अगर position या velocity change हो जाती है। So it is very difficult for in case of electron that we can mention its momentum or its position at the same time simultaneously। हम उसका momentum और position नहीं नाप पाते, हम नहीं पता कर पाते। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स लाइट मास। इसका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम होता है। भानु ये सब बातें मैं बाद में बताऊंगा, अभी रुक जा। ठीक है, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, फोन कर लेना मेरे को आप। ठीक, अभी फिलहाल लेक्चर पर ध्यान दो आप। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही फोटोन आया, लाइट आई, इसने भाई ने अपना नया पाथ बना लिया। ये देख सकते हो लिखा हुआ है न्यू पाथ एंड वेलोसिटी आई। दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स लाइट मास। बहुत ही हल्का मास होता है इलेक्ट्रॉन का। जब हल्का मास था तो इसकी पाथ और बाकी सब चीजें अलग हो गई। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट पोजिशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसी चीज को हेजनबर्ग ने एक फॉर्मूले के अंदर डाला। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी विल बी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हेजनबर्ग ने एक फॉर्मूला दे दिया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या भला आई? डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा बी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये दोनों आपके पास क्या हुए? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी। और दैट शुड बी मोर देन, दैट इज मोर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में आपके सिलेबस में है नहीं। आपको इसके बारे में जानने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। ज्यादा इच्छा होती है तो बेटा बीएससी एमएससी की किताबें पढ़ लेना। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, अंकल हेजनबर्ग ने पूरी की पूरी पोथा लिखा हुआ है, वो चीजें पढ़ सकते हो। फिलहाल इनको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। बस ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बिकॉज ऑन दिस फॉर्मूला यू ऑलवेज गेट अ 3 मार्क और 2 मार्क न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या आती है? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 अपॉन h अपॉन 4 पाई। दैट इज, लिख सकते हो आप लोग इसे, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड momentum, position and momentum is either equal to or greater than h अपॉन 4 पाई। ये हमारे पास क्या हो गई? हैशटैग सेकंड क्या डेफिनेशन। ठीक है जी, ये हुआ। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
एच अपॉन 4 पाई, ये आ गया। अब डेल्टा पी मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो डेल्टा पी में मास तो सेम रहेगा भाई, तो डेल्टा वी हो जाएगा। अब इसके अंदर इस इक्वेशन में मैं चेंज कर दूं, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये मेरे पास क्या हो गया, एक और फॉर्मूला हो गया। अब जरा बताओगे एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। और इन सिमिलर मैनर पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10, खाली 3.14, कोई इंटू 10 पावर कितना नहीं होता। अब जरा इसकी वैल्यू रख दोगे, इसकी वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन और इक्वल टू 5.27 इंटू 10 पावर -35 -35। ये आपके पास आया टोटल। इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, 4 H/4 पाई को अगर कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ये आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये, इसमें कोई डाउट आपको किसी को? अब करते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इसके। न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूला यही वाला रहेगा। डेल्टा एक्स में दोबारा बता देता हूँ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसकी यूनिट होगी आपके पास मीटर। डेल्टा पी क्या है मेरे पास, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड, मास इनटू वेलोसिटी। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी यूज करता हूँ मैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? कौन भाग गया, अक्षत भाग गया, चलो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, भूमिका, ईशा, भानु, किसी को कोई नो डाउट है? डाउट। ठीक है जी। और जो मास लूंगा मैं एमवी में, दैट मास इज इन किलो जूल, केजी में, किलो जूल नहीं, केजी सॉरी, किलोग्राम सॉरी, किलोग्राम में मैं इसमें मास ले लूंगा। चलो जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बहुत आसान से क्वेश्चन है। दो चीजों में से कोई एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी, बस इसमें वो 10 की पावर जो जीरो वीरो वाले हिसाब किताब है ना बेटा, ये जरूर ध्यान रख लेना, सारा का सारी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, इस न्यूमेरिकल में गड़बड़ होनी वहीं पे ही है। और अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बोले जाओ तो बसड़ उसी में होती है, इसकी 10 की पावरों में। तो प्लीज आप लोग 10 की पावर का बिल्कुल ध्यान से रखना है इसको। ठीक है, चलिए। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, कोशिश करो मेरे साथ कर लो आप लोग। अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, इज 2.2 इंटू 10 पावर -4 केजी मीटर सेकेंड। ये है मेरे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बताई गई है। नाउ फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करो, बड़ा ही सिंपल है। डेल्टा पी इज गिवन 2.2 इंटू 10 पावर -4, डेल्टा एक्स क्वेश्चन मार्क, डेल्टा एक्स नहीं पता। नाउ फॉर्मूला क्या था मेरे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, हाँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब ये ग्रेटर देन वाली बात छोड़ दीजिए, तब इक्वल टू कर दीजिए 5.27 इंटू 10 पावर -35। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10 पावर -35 डिवाइड बाई डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है, 13, 2.2 इंटू 10 पावर -4। ठीक है जी। अब जरा इसको फटाफट सॉल्व करो, आपके पास आंसर आता है 2.39 इंटू 10 पावर -31 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल, डिवाइड कर दिया, काम खत्म, कोई पंगेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए जी, अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, टाइम कम रह गया तो फटाफट एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आई थिंक आपका ये एनसीईआरटी का भी होगा। एन इलेक्ट्रॉन हैज velocity of 500 meter per second
with uncertainty of 0.02%. Now, what is uncertainty in position? एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी ये दी हुई है आपके पास में, ठीक है। दिस इज योर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमें कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट इज डेल्टा एक्स। वी नीड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन को आते हैं। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा वी कितना है, यानी अनसर्टेनिटी इन velocity, which is given 0.02% of 500. So you need 0.2 divided by 100 into 500. परसेंटेज के बाद वाला 100 है ये, ठीक है। तो यानी ये कैलकुलेट करोगे आपके पास ये पॉइंट जो का त्यों आएगा, तो 0.1 मीटर पर सेकंड। डेल्टा वी आपके पास आ जाता है यहाँ से 0.1 मीटर पर सेकंड इज योर डेल्टा वी। क्लियर। अब डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड है। डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आपने कैलकुलेट करी थी, 5.27 इंटू 10⁻⁻35। और यहां से फटाफट आप लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.27 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाई v कितना है आपके पास आया 0.1। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, पुट करेंगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से चेक करो, फटाफट करो कैलकुलेट। कट कटा के आंसर आपके पास आ जाएगा 5.55 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जरा बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी भानु, ईशा, ओके जी। ईशा क्लियर है ना बेटा वाला? यूनिट मत भूलना लिखने के लिए, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपके स्कूल के पेपर में जरूर आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। क्वेश्चन पूछता है व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? चलिए जी इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट 1 मिनट में। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 के ऑर्डर के आसपास का होता है, ठीक है। नाउ if the electron were to exist within the nucleus, the maximum uncertainty in position would be 10 पावर इतना। अगर मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस के अंदर रहना है, तो उससे कम से कम इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर तो रहना ही पड़ेगा, उसकी पोजीशन इसी के बीच में चेंज हो सकती है। तो आप देखा जाए अगर, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 10⁻15 -15 मीटर, ठीक है।
डेल्टा एक्स 10^15 आया। मास आ गया आपके पास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10^-31 kg, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ फॉर्मूले में डाल के, तो वो आता है फॉर्मूला 9.5.77 इंटू 10^10 मीटर पर सेकेंड। ये आती है मेरे पास में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस पोजीशन के डिफरेंस की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा हाई है, लाइट की से भी बहुत ज्यादा हाई है, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी टाइम कम रह गया, मैंने बड़ा शॉर्टकट में आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया है। नेक्स्ट क्लास में पहले ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, देन हम आगे इसका कुछ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। हेजनबर्ग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा कलम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दो टाइप के, तीन टाइप का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। देन उसके बाद क्वांटम नंबर, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश। मैक्सिमम ये चैप्टर आपका 3 लेक्चर के अंदर अंदर का रह गया और हम फिनिश कर देंगे।